हम लोग कोणीय आवर्धन तक पढ़ लिए थे और विजुअल एंगल यानी कि दर्शन कोण भी पढ़ लिए थे, सब कुछ समझ लिए थे। अब उसके बाद हम लोग को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। एक तो दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूसरा दिया है अपवर्ती दूरदर्शी, तीसरा दिया है परावर्ती दूरदर्शी। बात समझ में आ रही? यही 3 आपको पढ़ना है। लेकिन जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जब पढ़ेंगे। तो एक बार पहली बार में हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेंगे और दूसरी बार में हम लोग दूरदर्शी पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। ऐसे आप बनाते चलो, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि इसमें आपको 2 पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा आपको पढ़ना है कंपाउंड। ध्यान देना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आता। सिंपल माइक्रोस्कोप जो सरल सूक्ष्मदर्शी है एग्जाम में नहीं आता, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो अभी आप पढ़ोगे परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शी यानी कि उसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। बात समझ में आ रही है? इन तीनों में से एक फिक्स है। किरण आरेख बनाकर कोणीय आवर्धन क्षमता लिखिए, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता लिखिए, ऐसा आएगा। तो रे डायग्राम को सबसे बढ़िया समझना, किरण आरेख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको वहाँ बनाना होगा। और दूसरी चीज़ पे आप फोकस करना, आवर्धन क्षमता कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आवर्धन क्षमता आपको याद ही है क्या होता है, m बराबर बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंखों पर बनाया गया दर्शन कोण। कौन सी प्रतिबिंब, प्रकाशिक के अंदर लगाओगे तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उससे द्वारा। अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा। अच्छा, जब हम सूक्ष्मदर्शी के लिए देखते हैं अल्फा का कैलकुलेशन, तो हम मानते हैं वस्तु कहाँ रखा है, निकट दृष्टि, क्या बोलते हैं उसको, निकट बिंदु पर, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? और जब हम लोग दूरबीन के लिए कैलकुलेशन करेंगे अल्फा का, तो जो वस्तु जहाँ पर रखा होगा वही मानेंगे, जहाँ पर रखा होगा वही मानेंगे। ये चीज़ याद रखना। बीटा में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो जो रे डायग्राम आप बनाओगे वहीं से कैलकुलेट कर लोगे। अल्फा ध्यान रखना, अल्फा में क्या करना होता है, यंत्र को हटाना होता है, और बिना यंत्र के जो हम आंखों से देखते हैं वस्तु को, और वो वस्तु हमारी आंखों पर जो दर्शन कोण बनाती है वो होता है अल्फा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख लेना आप, इसको क्या बोलेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, यौगिक। अच्छा, यौगिक बोलते हैं या फिर संयुक्त भी बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहली बात तो ये है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, फिर हम लोग पहुंचेंगे ना सरल सूक्ष्मदर्शी और यौगिक सूक्ष्मदर्शी पे। तो आप समझ रहे हो कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसका काम क्या है तो आप बताओगे, इसकी सहायता से वस्तु का बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझना बात को बेटा, इसकी सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कैसा है, सूक्ष्म, सूक्ष्म वस्तु का बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ रही? अब अगर वस्तु सूक्ष्म है तो विजुअल एंगल उसका क्या होगा, छोटा होगा।
लेकिन जब हम यंत्र लगाते हैं तो उसी वस्तु का, जो छोटा सा वस्तु है, उसी का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, लेकिन बड़ा बनता है। और जब बड़ा प्रतिबिंब बन गया, मान लो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था और इसका प्रतिबिंब ये बन गया, तो जब आप यंत्र लगाए तो आप इसी को तो देख रहे हो, और जब आप इसको देखोगे तो बड़ा दर्शन कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? और आप इसको प्रूफ कर चुके हो, वेरीफाई कर चुके हो कि जिसका दर्शन कोण बड़ा होगा वो वस्तु बड़ा दिखाई देगा, और दर्शन कोण अगर छोटा है तो वही वस्तु छोटा दिखेगा। तो हम सभी जानते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी, वस्तु का बड़ा दर्शन कोण बनाना। तो जैसे ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, दर्शन कोण बड़ा बनेगा, यही इसका काम है। और दर्शन कोण बड़ा बना तो हमको वस्तु बड़ा दिखाई देने लगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी समझते हैं कि ये होता क्या है। क्लियर है? चलो नए पेज पे आओ और इसको बढ़िया से हम लोग देखें। लिखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बेटा कुछ नहीं, एक उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। तो हम लोग बोल देंगे ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी कम होती है, उत्तल लेंस। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप ही नहीं बोलते। इसको अभी ये लाने गया था तो उस पर लिखा रहा होगा मैग्नीफायर, या फिर लिखा रहा होगा मैग्नीफाइंग लेंस। बात समझ में आ रही है? तो आप ये भी जानिए कि इसको हम लोग बोलते क्या हैं। इसे हम लोग आवर्धक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? आवर्धक मीन्स मैग्नीफायर, या फिर आवर्धक लेंस ये भी बोला जाता है। मीन्स मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। ये भी समझिए। ये क्या होता है बेटा? एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, इतना याद रखना है। इसको बोलते क्या है? तो आवर्धक यानी मैग्नीफायर, या फिर मैग्नीफाइंग लेंस ये बोल देते हैं, यानी कि आवर्धक लेंस बोल देते हैं। और यही आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, ऐसे लिखा रहेगा मैग्नीफाइंग लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं लिखेगा, तो आप समझोगे कि वही है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? अगर हम कोई छोटी छोटी वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप लैब में गए, तो लैब में जाओगे तो वर्नियर पैमाना होगा। अभी आप कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपने एक प्रैक्टिकल है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का मतलब चल सूक्ष्मदर्शी होगा, उसको इधर उधर हम लोग खिसका सकते हैं। तो उस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग प्रयोग करेंगे कांच का गुटका जो आप लोग के पास है ग्लास लैब, उसका अपवर्तनांक निकालना होगा। क्राउन कांच होगा तो 1.5 अपवर्तनांक होगा, वो आपको निकालना। निकालते समय उसमें बेटा एक वर्नियर पैमाना लगा होता है, पतले पतले खांचे खींचे होते हैं उसमें, बहुत महीन महीन। बात समझ आ रही? तो उसको पढ़ना होता है, आपको रीडिंग करनी होती है कि क्या रीडिंग आ रहा है, उसका पाठ्यांक क्या है। तो उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। भाई बहुत छोटा छोटा है तो दिक्कत होगी। तो वहाँ पे एक यही लगा होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप लगा होता है। उसी में सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब एक उत्तल लेंस लगा होगा कम फोकस दूरी का, हालांकि बहुत छोटा सा होता है, ऐसे इतना बड़ा होता है, उसी पे ऐसे सेट रहता है, ये लेंस रहता है। और इसके उस पार वो वर्नियर पैमाना लगा होता है, और इधर से हम लोग देखते हैं तो हमको बड़ा बड़ा दिखाई देता है। बात समझ में आ रही? और पढ़ लेते हैं। तो इसके ये उपयोग है। अच्छा, कैसे काम करता है आप समझना। तो आप सभी जानते हो उत्तल लेंस के जब आप फोकस दूरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच में कोई वस्तु रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। बात समझ में आ रही है? और 2f और अनंत के बीच में, और बहुत बड़ा बनेगा। तो इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस लेते हैं और इसी लेंस को, ध्यान देना, इसको क्या करेंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर तो इसी में होगा,
बात समझ में आ रही है? ऑप्टिकल सेंटर और इसकी जो फोकस दूरी है, उन दोनों के बीच में अगर वस्तु को रख दें तो वस्तु बहुत बड़ा दिखाई देगा, और प्रतिबिंब किधर की ओर बनेगा? वस्तु की ओर ही बनेगा। इधर वस्तु रखा है ना, यहाँ पे लेंस होगा, कहीं ये लेंस होगा। देखो जिधर वस्तु रखा है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आप खुद देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे रख दे रहे हैं, आप देखो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नहीं दिख रहा? आप इधर दिख रहा है ना, बड़ा बन रहा है। इसी सिद्धांत पर आधारित बहुत बड़ा बन रहा है। चल इसको हम लोग अभी तो ऐसे बता दिया हूँ आपको, रे डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ऐसे बनता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। उसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखाई दिया, ऐसे होता है। ये एक छल्ला है, चाहे धातु का होगा चाहे प्लास्टिक का होगा, उसके बीच में एक उत्तल लेंस लगा होगा कम फोकस दूरी का, और एक हैंडल होगा पकड़ने के लिए, जिसको हत्था बोलते हैं। बस यही संरचना है इसकी। तो ऐसे बना लो फटाफट। 10th में आप लोग शायद पढ़े भी हो। कंस्ट्रक्शन मीन्स संरचना। संरचना कैसी होती है बेटा? बातचीत मत करो। ये हैंडल भी लगा दो। चलो ये आपका हैंडल हो गया। इसमें क्या होगा? एक लेंस होगा। ये आपका क्या है बेटा? उत्तल लेंस। ठीक है। और ये क्या है? तो आप बताएंगे धातु का या फिर प्लास्टिक का। छल्ला या फ्रेम बोल दो, बात समझ में आ रही है? और इसको क्या बोल देंगे? हैंडल, यानी कि हत्था। ये इसकी संरचना होगी बेटा, ये ऐसे होगा। बताओ बेटा समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग इसके क्रियाविधि और रे डायग्राम इन सब पे चलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ बाकी सब कैसे पढ़ने हैं। जितना सीखना है इसमें सीख जाओ, वो आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। जो यहाँ पर गलती होगी उसको सुधारना वहाँ पे, ठीक है ना? और इसी समय तैयार कर लो ये तीनों जो भी है, क्योंकि इसमें से फिक्स है, तीनों में से एक ना एक आएगा। मेरे हैं तीनों पर। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके रे डायग्राम की। किरण आरेख। बेटा आप लोग किरण आरेख ऐसा बनाना कि कोई बिंदी न रख पाए, क्योंकि किरण आरेख जरूर पूछता है और ये इंपॉर्टेंट। इसी से पता चल जाता है कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर आप ये सही बनाए हो तो आता होगा, यही देखने का टाइम रहता है सबको। चलिए ये आपका हो गया किरण आरेख। बनाते हैं बेटा, समझना। आप ले लीजिए एक उत्तल लेंस, ये, और इसके अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो ये इसका कहीं हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। समझना बेटा। आप सपोज करना इसका जो फोकस है वो यहाँ कहीं है, प्रथम फोकस होगा ना F1। अच्छा, इसका जो दूसरा फोकस होगा वो इधर होगा।
बराबर है ना, अगर माध्यम समान है तो फोकस दूरी बराबर है। अच्छा, इसको हम लोग मान लेंगे सी, प्रकाशिक केंद्र। अब कोई ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखना है, ध्यान देना, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दीजिए। आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये ऐसे रख दिया गया। छोटा सा वस्तु ले लिए हैं, इसका अभी आप प्रतिबिंब देखना, इसको बोल देना ए और इसको बोल देना बी। ए बी क्या है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आप पतले लेंस के कॉन्सेप्ट में एक बार आप कराते हो अपवर्तन, वो भी बीचों बीच में एक लाइन खींच दिए और हम लोग मान लेंगे कि अपवर्तन यहाँ से। चलो, ये बात समझ में आ रही। इसका प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाने का नियम मैंने आपको पढ़ाया है लेंस से। कोई दो नियम लगाओ बेटा। पहला नियम आप ये लगा दो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से ऊपर, ऐसे। हाँ, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी बोलते हैं, आप सही बोल रहे हो। तो ये हो गया बेटा आपका मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण। कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस, ले जाओ भैया, ये हो गया। अच्छा, एक आप ले चलो प्रकाशिक केंद्र से तो सीधे निकल जाएगी, ये हो। ये प्रकाशिक किरण समांतर जा रही थी, यहाँ पे अपवर्तन होगा, फिर ऐसे फोकस होगा और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधे निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अच्छा, अब ये बताना बेटा, ये प्रकाशिक किरण इधर कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं, फैलती हुई जा रही है। जाहिर सी बात है, इन प्रकाशिक किरणों को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तब जाकर कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। कहीं भी दिक्कत होगी बेटा तुरंत बोलना। इसी प्रकाशिक किरण को पीछे बढ़ाइए आप, बढ़ा दिया गया, और इस प्रकाशिक किरण को भी पीछे बढ़ाइए। चलो, कहाँ काट रही है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो और ये प्रकाशिक किरण कहाँ से चलाए थे, इस ऑब्जेक्ट के हेड से, बी बिंदु से चला था, तो बिंदु बी का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। सममिति के कारण हम पूरा प्रतिबिंब मान लेंगे। और आप सब जानते हो कि एक ऐसा प्रतिबिंब है, सीधा है, सीधा है और आभासी है, क्योंकि प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है। ऐसे डॉटेड बना दें। हाँ, बिंदु बी का जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बी डैश मान लेना, और ए का ऐसे बीच वाले जो बिंदु होंगे उनका ऐसा। तो आपको दिख रहा है इतना छोटा ऑब्जेक्ट था और इतना बड़ा प्रतिबिंब बना। तो किरण आरेख से साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम वस्तु को कहाँ पर रख दें, F1 और C यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखें, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा बेटा, ध्यान देना, 2F, बात समझ में आ रही है, 2F1 और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी होगा, आकार में बहुत बड़ा होगा, सीधा। यही था इसका रे डायग्राम। किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। दो डायग्राम बनाना होगा बेटा। ये कब का डायग्राम है, जब प्रेक्षक जो है जब प्रेक्षक, ध्यान देना, यंत्र के साथ देख रहा है, ये प्रकाशिक यंत्र है, अब उससे देख रहा है, तब इतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यह ऑब्जर्वर है। बात समझ में आ रही है। अब बिना यंत्र के इसी वस्तु को उसको दिखाओ, क्लियर। अभी देखो ये अंतिम प्रतिबिंब बना, अंतिम प्रतिबिंब उसके नेत्र पर कितना कोण बना रहा है, तो ध्यान देना, हमारा जो आंख होता है बेटा वो इस लेंस के पास में होता है, समीप में ले जाते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो लेंस पे बनाया गया कोण है वही हमारे आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में आप बोलोगे
सर जो अंतिम प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, इसके द्वारा लेंस पर बनाया गया कोण तो यही है। बात समझ आ रही है? यही दर्शन कोण होगा। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण क्या होगा? बीटा। ये बात समझ में आई? तो बीटा हो गया। अल्फा चाहिए, उसके लिए दूसरा डायग्राम देखना। यही ऑब्जेक्ट ले लो बेटा, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बोलो। सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। क्लियर? अल्फा ज्ञात करते समय सूक्ष्मदर्शी तो पढ़ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे नेत्र होगा आपका ये। क्या भाई, बन जाओ जल्दी जल्दी। चलो बन गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर होगा। अब ये अगर इसको देखेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है? आप बोलेंगे ए बी, वही ऑब्जेक्ट तो रहेगा ए बी। अब ये देखो कितना कोण बनाता है, ये यही कोण बनाएगा। हाँ, आप बताएंगे कि ये अल्फा कोण बनाएगा, अल्फा कोण बनाएगा। और कितनी दूरी पर है? डी। यही है बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसको हम लोग कैपिटल डी से लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। तो इसको बता देना कि सेकंड डायग्राम। अच्छा, ये बिना यंत्र के है, और ये यंत्र के साथ। बताओ, रे डायग्राम आपको समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर समझना। अब आपको पढ़ना है इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को क्या बोलते हैं बेटा? आवर्धन क्षमता। यहीं पे ज्ञात हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, अगर हम वस्तु की ऊंचाई को बेटा एच मान लें, क्या मान लें? मानना ए बी की लंबाई कितनी है? एच। तो यहाँ भी क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को क्या लिखते हो? क्यू। क्या लिखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट तक की दूरी है ना, यू लिखोगे, ठीक है। आवर्धन क्षमता होता क्या है? बीटा अपान अल्फा। थोड़ा सा स्पेस बना ले बस। ध्यान देना, m बराबर बीटा बाई अल्फा। यहाँ पर ध्यान देना, बट अल्फा एंड बीटा छोटे कोण हैं। क्या है बेटा? और अगर अल्फा और बीटा छोटे कोण हैं तो अल्फा बराबर tan अल्फा लगभग होगा ना। ये तो पढ़ ही चुके हो। साइन थीटा बराबर किसके होगा? थीटा के। कॉस थीटा बराबर 1 के। tan थीटा बराबर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये सब आप रट लो एकदम से। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि इसलिए अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। और ध्यान देना, आप कभी भी एग्जाम में जब भी कैलकुलेशन करना तो मेरी मानना पहले बीटा की करना, क्योंकि आपसे एक गलती होती है स्टूडेंट से। अल्फा का निकालते हैं पहले, बीटा का बाद में, और यहाँ पर बीटा की जगह अल्फा का पहले वैल्यू रख देते हैं और बीटा का बाद में। ये जनरली स्टूडेंट में मैंने देखा है, जितनी बार टेस्ट लेता हूँ यहाँ गलती होती है। सब आता है उनको, वो अल्फा और बस यहाँ करते क्या है, पहले अल्फा की वैल्यू निकालेंगे फिर बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और जबकि m बराबर क्या होता है? बीटा अपान उल्टा वैल्यू रख देते हैं, फिर गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप क्या करो, 3 ही 4 तो है, पहले बीटा निकालो फिर अल्फा निकालो, ठीक है? तो गलती होने से बच जाएगी। तो बीटा लगभग
tan बीटा क्या हो जाएगा, चलो, और यहाँ पर अल्फा अप्रॉक्सीमेट tan अल्फा क्या होगा। चलो देखते हैं कितना होगा। तो भैया tan बीटा इस समकोण त्रिभुज में आओ, CAB, किसमें, CAB, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो जो आपने न्यून कोण बीटा लिया उसके सामने की भुजा h लंब हो जाएगी, और ये तो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा CB कर्ण हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, जो बचा वो आधार। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार h/u। यहाँ आना बेटा, tan अल्फा, अल्फा इसमें आ जाओ, इसको क्या नाम दे दें, ओ आंख है यहाँ पे, ई नाम दे दो, EAB में। अच्छा ये कहाँ से लिखे हैं, तो आप बताना ट्रेंगल CAB से लिख दिए, और ये वाली वैल्यू कहाँ से रखोगे, ट्रेंगल EAB से। यहाँ पे देखना बेटा, ये 90 डिग्री होगा, अल्फा न्यून कोण जो आपने लिया उसके सामने की भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, उससे कोई मतलब नहीं, जो बचेगा वो आधार। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे यानी h/d, क्या लिखो बेटा, रख दिए, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो m बराबर बीटा की जगह पर क्या लिखोगे, h/u होल डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा की जगह पर h/d, h से h कट जाएगा, एक बचेगा, d का गुणा सबसे ऊपर होगा, एक का गुणा यहाँ पर होगा, इसलिए m बराबर d का एक में होगा d अपॉन एक का u में होगा u। तो ये तो हो गया बेटा आपका जनरल फार्मूला, ये आपका हो गया जनरल फार्मूला। अब यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इसमें दो स्पेशल केस होता है, प्रत्येक में करना है आपको, जो जो यहाँ पर पढ़ रहे हो यही सब में करना है आपको। चलो बेटा ध्यान देना, आप क्या क्या पढ़े इसमें, हाँ ये तो बात है, सरल सूक्ष्मदर्शी में आप पढ़ ले, ये क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले ली, सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे बना होता है उसका आप कंस्ट्रक्शन देख लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही रे डायग्राम, इस पे आप विशेष फोकस करें, कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछना। दूसरा स्टेप होता है आपका आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, ये दोनों एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, यही मायने भी रखते हैं न्यूमेरिकल के लिए, आपके न्यूमेरिकल भी इस पर लगाना है बढ़िया। तो फार्मूला बहुत ज़्यादा आप रट नहीं पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट बैठाने होंगे दिमाग में, क्लियर, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपका। तो आप ये जान लिए। अब स्पेशल केस देखना बेटा, स्पेशल केस या स्पेशल कंडीशन, दो स्पेशल केस होते हैं, दोनों देखना। पहला, जब वस्तु का प्रतिबिंब दूर बिंदु फर पॉइंट पर बने, समझना। एक केस ये है, मान लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, दूर बिंदु फर पॉइंट। दूर बिंदु का मतलब समझना, ऐसे लिख लो यहाँ पर, अर्थात प्रतिबिंब बन रहा है ना अनंत पर बने, कहाँ पर बने, दूर बिंदु अनंत हो गया, अनंत पर बन रहा हो प्रतिबिंब, तब उसके लिए देखना मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, समझते हैं बेटा। अच्छा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, डायरेक्ट बोलो, हमको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। अगर वस्तु रखा हो फोकस वहाँ अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर। और अगर वस्तु फोकस पर हो जाए तो क्या कैलकुलेशन करवाओगे, है ना। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो लेंस का फार्मूला लगा के, 1/b - 1/u बराबर 1/f। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो तब जो आपका u होगा बेटा, u आ जाएगा f के बराबर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो,
फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। क्लियर? सॉल्व करने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, यहाँ से ये 0 हो ही जाएगा। क्लियर? चलो निकाल देता हूँ फटाफट। ऐसे यहाँ पे देख भी लो, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f से सॉल्व करना। ध्यान देना, 1/b, b क्या होगा? माइनस इन्फिनिट। प्रतिबिंब, बात समझ में आ रही है? अच्छा, माइनस 1/u माइनस u, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, वस्तु हमेशा, ठीक है। और इसको माइनस इन्फिनिट लिखो, इन्फिनिट उससे कोई मतलब नहीं है, तो 0 हो ही जाना है, बराबर 1/, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो 0 हो जाएगा, 1/, 0 माइनस माइनस प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, 0 जोड़ने घटाने कोई मतलब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, f का 1 में होगा, u का 1 में, तो u बराबर वही तो लिखा है, और एक कंडीशन हम पहले से जानते हैं। चलो इसको ऐसे छोटा कर दे रहे हैं यहाँ पे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ठीक है, करे रहोगे तो बढ़िया रहेगा, आगे आपको करना है। ये हो गया। अब आप निकालो मैग्नीफिकेशन कितना होगा ना। इस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जो होगा m इज इक्वल टू, होता क्या है अभी आप निकाले, d/u, ये जनरल फार्मूला है, सभी केस में काम करेगा। d/, वैल्यू पुट करते हैं, d/u की जगह क्या लिखोगे बेटा? f, तब ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला आपको लगाना। बात समझ में आ रही? दूसरा केस समझिए बेटा, कौन इतना लिखेगा भाई, तुम्हारे साथ साथ हम भी आलसी हो गए हैं। थोड़ा बहुत एडिट कर दिया जाएगा, अभी काम बन जाएगा। जब वस्तु का प्रतिबिंब निकट बिंदु पर, कहाँ पर बेटा? मतलब नियर पॉइंट, और अगर ऐसा है अर्थात v इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस d पर बने, तब लेंस फार्मूला से, है ना, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v की जगह क्या लिखोगे? माइनस d माइनस 1/u। चलो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा बाईं ओर ही रखोगे ना, तो माइनस u बराबर 1/f, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। यहां से निकालो भैया u की वैल्यू क्या आएगी, समझते हैं। और u की वैल्यू मत निकालो यार, u की वैल्यू निकालोगे देखो होगा क्या, u की वैल्यू यहाँ रखोगे फिर गुणा भाग करना पड़ेगा, इससे बेहतर डायरेक्ट d/u की वैल्यू निकालो ना, वही तो m के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं, d/u चाहिए। अच्छा, एक काम करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1/d माइनस का उधर जाएगा, ध्यान देना, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/u बच गया, और 1/f वहाँ पहले से था, ये माइनस का उधर जाएगा d प्लस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? d/u चाहिए ना, d से दोनों पक्षों में गुणा करा दो, मिल गया। d से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो d/u बराबर d/f, और बराबर d/d का मतलब 1, किए क्या आप? d से गुणा। चलो भैया इधर सॉल्व करना। हाँ, इसको बस यही तो चाहिए हमको, लिखेंगे बट m बराबर d/u, अभी आप सॉल्व किए हो, जनरल फार्मूला, व्यापक सूत्र d/u, इसलिए m बराबर d/u की जगह कितना आया? 1 प्लस d/f, यही तो आया है फार्मूला में। करना क्या है, पहले d/f आएगा, उसी में एक जोड़ देना है, बात खत्म। अनंत वाली स्थिति होगी तो d/f मिलेगा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाली होगी, निकट बिंदु का मतलब समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d 25 सेंटीमीटर, उस पे बनेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, बस एक उसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना।
आपका सरल सूक्ष्मदर्शी खत्म बेटा। कोई डाउट हो तो पूछिए, बोलो। नहीं